हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री का टॉपिक है, वो है बैटल ऑफ हाइडेस्पस, यानी कि इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है झेलम का संग्राम, यानी कि झेलम का युद्ध, जो कि 326 बीसी यानी कि ईसा पूर्व हुआ था। उसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक जो इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री यानी जो लोग डिफेंस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं या डिफेंस एंड स्टडीज़ पढ़ रहे हैं या जो लोग मिलिट्री साइंस पढ़ते हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम बात करते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पस के बारे में। तो इस बैटल जो हाइडेस्पस थी वो दो लोगों के बीच में हुई थी, जो कि थे, एक तो था अलेक्जेंडर द ग्रेट और वहीं दूसरा जो था वो इंडियन यानी कि पोरस के बीच में। तो जो ये बैटल है अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस के बीच में, वो काफ़ी फेमस रही इसके रिजल्ट को लेके, या फिर जो इसकी स्ट्रेटजीज थी, जो इसकी प्लानिंग थी अलेक्जेंडर की, उसको लेके। तो आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें थी और कैसे क्या था। तो जो बैटल ऑफ हाइडेस्पस है, जो ये एक हाइडेस्पस रिवर यानी झेलम रिवर को ही हाइडेस्पस के भी नाम से जाना जाता था तब के टाइम पे, तब हुई थी, जो कि अभी जो करंट पाकिस्तान है उसमें ये है, जो यानी कि जो बैटल ऑफ हाइडेस्पस है वो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे हुई थी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्पेशली ड्रॉ करके। ये कुछ यहाँ पे है, ऐसे में ये बना रखा है, ऐसे रिवर निकलती है यहाँ से और फिर ये पर्टिकुलर ये है। तो जो बैटल ऑफ हाइडेस्पस थी वो पाकिस्तान, आज की जो मॉडर्न पाकिस्तान है वहाँ पे है बेसिकली। तो ये दो राजा जो थे, एक तो इंडियन साइड से पोरस और वहीं दूसरी साइड से अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर क्या हुआ कि वो जैसे जैसे मैसेडोनिया से निकला यानी यूनान से वो निकला, तो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न एशिया था उसको, उसके बाद फिर धीरे वो नीचे की तरफ जो इजिप्ट था उस वाले पर्टिकुलर पार्ट को, यानी ये इस पर्टिकुलर पार्ट को, फिर आप पीछे जो मैप में आप देखेंगे तो जो इजिप्ट वाला पार्ट था वहाँ पूरा, यानी कि जो डैरियस किंग 3 थे उनको, फिर उसके आगे जो रिवर्स हैं यानी पर्शियंस जो थे, पर्शियंस को हराते हुए जो एक रिवर थी ग्रैंड वो उसको, और फिर ईसस और गॉग मेला, इन सभी रिवर्स के किनारे वो बैटल्स को लड़ते हुए किसी तरीके से वो यहाँ तक पहुँचा था। और उसको पता था अगर उसको इंडिया की तरफ और आगे बढ़ना है, इंडिया में इस पर्टिकुलर रीजन में आना है, तो उसको सबसे पहले पोरस को फेस करना ही पड़ेगा, पोरस को हराना ही पड़ेगा। तो वो यहाँ पे यानी कि पहुँचा। अब जब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया तो उसने क्या किया कि अपना एक दूध भेजा किस लिए कि भाई अगर पोरस मान जाए शांतिपूर्ण तरीके से तो अच्छी बात है। तो दूत आया पोरस के पास, कहा भाई कि हमारे राजा ने ऐसा कहा है, जो हमारे राजा अलेक्जेंडर जी हैं उन्होंने कहा है कि आप अगर हमारी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, और अगर आप हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन हमला करना पड़ेगा और आपके लोग मारे जाएंगे। ऐसी ऐसी बात उसने आगे बताई। तो पोरस जो थे वो एक बहुत ही वीर योद्धा थे, महान राजा उनको माना जाता है भारत के इतिहास में। तो उन्होंने कहा भाई हम उनकी बात नहीं मानते हैं और उनसे कह दो कि आके हमें युद्ध में मिले, यानी कि युद्ध क्षेत्र में मिले। तो अब देखिए ये आप देख सकते हैं कुछ विजुअल्स हैं युद्ध के। आज जो ये मॉडर्न अभी की टाइम की बात है अगर करें हम, तो आज के टाइम में वो यही है, ये वाला पर्टिकुलर रीजन है जो कि बैटल ऑफ हाइडेस्पस यानी झेलम रिवर का ये वाला किनारा है जहाँ पे वो युद्ध हुआ था। और कुछ देखिए जो विजुअल्स ऐसे बनाए गए हैं ड्राफ्ट्स करके वो है। तो जब पोरस ने मना कर दिया तो उनको पूरा अंदाजा था कि जो अलेक्जेंडर है वो बहुत ही विश्वासी आदमी है, साहसी आदमी है, तो वो निश्चित ही आएगा। और इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि जो ये बैटल ऑफ हाइडेस्पस थी वो हिटलर की पूरे जीवन की सबसे कठिन लड़ाई थी। कठिन लड़ाई इसलिए सिर्फ नहीं थी कि सामने पोरस था, बल्कि इसके अलावा और भी फैक्टर्स थे, जैसे कि जो जोग्राफिकल कंडीशन थी उस पर्टिकुलर लोकेशन की। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो, फिर जो जिस टाइम पे उसने वहाँ पे अटैक किया था उस टाइम पे जो क्लाइमेट था वो मॉनसून सीजन चल रहा था उस टाइम पे। तो जो रिवर थी झेलम रिवर जो थी वो काफ़ी तेज़ी से बह रही थी और वो काफ़ी गहरी थी, और जो उसका एरिया था यानी जो चौड़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। उसको सेना को लेके क्रॉस करना, और वो सेना जो पिछले 8 साल से यानी कि 334 ईसा पूर्व से लेके वो 326 तक कॉन्टीन्यूअस वॉर में ही थी, यानी कि बैटल्स को लड़ते लड़ते, छोटी छोटी बैटल्स लड़ते जीतते हुए वो इंडिया तक पहुँचे थे। तो जो इनके सैनिक थे, जो अलेक्जेंडर के सैनिक थे, उन्होंने हार मान लिया था कि यार हमें अब आगे नहीं जाना। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, खुश नहीं थे। लेकिन अब जब नेतृत्व करता है ऐसा हो तो आगे बढ़ना पड़ता है, तो वो लोग आगे आए थे। अब यहाँ पे पोरस को भी चौड़ थी कि भाई यहाँ पे रिवर इतनी लंबी चौड़ी है तो अलेक्जेंडर आएगा, मॉनसून का टाइम है तो वो वापस चला जाएगा।
या तो फिर वेट करेगा, तब तक मानसून ख़त्म होगा, तब तक हम अपनी पूरी तैयारी और अच्छी कर लेंगे। लेकिन जो अलेक्जेंडर था वो इंतज़ार करने के मूड में नहीं था। उसका था कि हम मानसून सीजन में इस रिवर को क्रॉस करेंगे, जो रिवर है उसको क्रॉस करेंगे और फिर आगे बढ़ के हमला करेंगे। तो पोरस ने क्या किया कि अपनी जो उसकी सेना थी उसको इस रिवर के किनारे, जो ये फॉर्मेशन आपको दिख रही है, इस रिवर के किनारे उसने अपनी सेना को एक डिफेंसिव लाइन में लगा दिया। इस पर्टिकुलर लाइन में ऐसे लगा दिया ताकि अगर यहाँ से कोई मूवमेंट हो इस पर्टिकुलर साइड से तो वो पोरस को साफ साफ दिख सके। इसलिए उसने अपनी सेना को इस फॉर्मेशन में लगा दिया। अब क्या हुआ कि जो ये अलेक्जेंडर था उसने देखा कि पोरस की जो नीति है वो काफ़ी अच्छी है, कि उसने यहाँ पे देख रखा है, और पोरस को भरोसा था कि अगर ये लोग इस नदी में उतरेंगे, इस पानी में, तेज बहाव में, तो आधे तो खुद बह जाएंगे और अगर जो बचे रहेंगे तो हम उन पे हमला करके उनको नदी में दबा के ही मार देंगे। और अगर किसी तरीके से वो लोग रिवर को क्रॉस कर जाते हैं, जो रिवर है अगर वो लोग किसी तरीके से वो क्रॉस कर जाते हैं, यहाँ पे अब देखिए, तो अगर वो लोग यहाँ से कुछ किसी तरीके से क्रॉस भी कर जाएँ तो आसपास सबसे आगे ये जो लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे हाथी खड़े थे। तो जो घोड़े होते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर की सेना में घोड़े बहुत ज़्यादा थे, तो जो घोड़े होते हैं वो हाथियों को पसंद नहीं करते हैं, तो वो बाहर आने से भी डरते या फिर वो वापस पीछे मुड़ जाते। तो ये थी पूरी की पूरी पोरस की स्ट्रेटजी। लेकिन जब यहाँ पे अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, उसका नाम, उसे सिकंदर भी कहा था, वो यहाँ पे आया, उसने देखा कि जो सिचुएशन है वो सही हमारे पक्ष में नहीं है, तो उसने नीति अपनाई। देखिए अब इस पूरी बैटल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है रिवर क्रॉस करने का, क्योंकि यहाँ से रिवर क्रॉस करते खतरा है, कहीं और से करते तो भी खतरा था, क्योंकि पोरस ने अपनी पूरी सेना फैला रखी थी यहाँ से यहाँ तक, और इसलिए यहाँ से क्रॉस करना मुश्किल था। तो क्या किया इसने कि अपने पूरे कैंप में उसने ये कह दिया कि हम यहाँ पे युद्ध यानी कि जो बारिश का सीजन है उसको ख़त्म होने का वेट करेंगे, ताकि अगर यहाँ पे कोई स्पाइस वगैरह हो, कुछ जो जासूस वगैरह होते थे वो जाके खबर न देते इस साइड। और उसने क्या किया, अपने कैंप्स यहाँ पे पूरे इस बॉर्डर पे अपनी साइड में, रिवर की साइड में उसने कैंप्स लगा दिए, पूरे छोटे छोटे कैंप्स उसने बना के तैयार कर लिए। और वो क्या करता, पूरे 4 हफ्ते यानी पूरे 1 महीने वो सिर्फ एक काम करता, यहाँ से अपनी सेना को लेके जाता यहाँ, फिर वापस आता शाम तक, फिर जाता फिर आता, फिर जाता और फिर आता। इस आने जाने में उसने अपने आप को रिवर क्रॉस करने का एक रास्ता भी ढूंढ लिया था। और उसके अंदर एक और स्ट्रेटजी थी, वो जितनी बार यहाँ से यहाँ जाता उतनी बार अपने कुछ सैनिकों को छोड़ के चला आता यहाँ पे, और कुछ को ले आता, फिर कुछ को छोड़ के जाता, फिर कुछ को ले आता। फिर फाइनली जब उसने किया कि जब वो अपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे एक टापू था, जो यानी कि एक आइलैंड था रिवर के बीच में, जो बीचों बीच था रिवर के, तो उसको लगा कि हम यहाँ से क्रॉस कर लेंगे इसको। तो उसने एक दिन यानी एक शाम की बात है, बारिश हो रही थी, तो उसने क्या किया, क्रेटरस उसका एक सेना नायक था, उसके साथ कुछ सेना को तथा अपने कुछ जो जवान थे, उसके कुछ जो सोल्जर सैनिक थे, उनको अपनी यूनिफॉर्म पहनाकर उनको वहाँ छोड़ दिया, ताकि पोरस को लगे कि सिकंदर यानी अलेक्जेंडर अभी इसी कैंप में है, वो कहीं गया नहीं है। और इन लोगों ने रातों रात इस पर्टिकुलर पार्ट से होते हुए रिवर क्रॉस कर। अच्छा, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट क्यों चुना इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे एक तो बीच में आइलैंड था और दूसरा यहाँ पे रिवर मुड़ रही थी, तो यहाँ से ये दिखाई देना मुश्किल था। तो ऐसे इन लोगों ने रिवर को क्रॉस कर लिया रातों रात में। अब क्या हुआ आगे कि जो जासूस कोई आके बताता है यहाँ पे कि पोरस को कि भाई ऐसा वैसा हो गया है कि उन्होंने पूरा रिवर क्रॉस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरी फॉर्मेशन दिख रही है कि इन्होंने रिवर को क्रॉस कैसे किया होगा। तो देखिए यहाँ से इन्होंने अपनी जो, अब देखा क्रेटरस का जो बेस कैंप था वो ये था, यानी यहाँ से ये लोग कुछ हो यानी एक फैलांक्स था, इसको यहाँ छोड़ के गए, फिर यहाँ से होते हुए इन्होंने रिवर क्रॉस कर ली। ये आइलैंड था बीच में। ऐसा माना जाता है कि जो आइलैंड था वो सैनिकों को क्रॉस करने में प्रॉब्लम हुई, तो लोग मानते हैं कि अलेक्जेंडर ने उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन अलेक्जेंडर जैसा महान सेना नायक और महान योद्धा अगर ऐसी चीज़ों को स्ट्रेटजी में भूल जाए या ध्यान न दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सारे लोग यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आए, और ये था पूरा का पूरा मेन बैटल ग्राउंड। और पोरस का जो कैंप था वो यहाँ पे था कुछ, तो यहाँ से ये लोग फिर जाते हैं। तो अब क्या होता है आगे देखते हैं, बात करते हैं आपसे कि जैसे अब जब ये खबर पहुँची वहाँ पे कि भाई जो अलेक्जेंडर है वो रिवर क्रॉस कर चुका है, तो पोरस ने थोड़ा समय पाने के लिए क्या किया कि अपने बेटे को युद्ध में भेज दिया कि जाओ भाई तुम देखो इसको अब क्या हो रहा है।
तो पोरस का बेटा गया, अलेक्जेंडर ने घमासान युद्ध हुआ वहाँ पे और फिर अलेक्जेंडर ने पोरस के बेटे को मार दिया। जो बचे खुचे लोग थे वो भाग कर वापस आए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, जो अपने किंग हैं वो यानी कि अपने जो राजकुमार थे वो मारे गए हैं। ये पोरस का सबसे बड़ा नुकसान था। अब आगे क्या हुआ, आगे बढ़ते फिर आगे जब अब पोरस के सामने समस्याएं थी बहुत सारी, उन समस्याओं को देखते हैं आके हम। चलिए, तो जो पोरस सामने समस्या, सबसे सामने पहली समस्या थी कि वो कैसे उसको अपनी सेना को कैसे खड़ा करे। अगर वो अपनी सेना को खड़ा करता है एक पर्टिकुलर मैनर में तो उसको बहुत सारी दुविधाओं को झेलना पड़ेगा। जैसे अगर वो अपनी सेना को इस तरीके से खड़ा कर दे तो फिर जो यहाँ से हिटलर ये आएगा अलेक्जेंडर, वो ऐसे पीछे से आके यहाँ से हमला कर देगा तो भी ये मारे जाएंगे। दूसरे में था कि अगर वो सेना को अपनी इस तरीके से खड़ा करता है तो यहाँ से क्रेटस हमला कर देगा और यहाँ से अलेक्जेंडर आ ही रहा है। इसके बाद अब आगे और भी समस्याएं थी, दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, ऐसे करके उसके पास बहुत सारी समस्याएं थी। आगे देखते हैं क्या समस्या थी। अब आगे ये समस्या उसकी थी कि अगर वो अपनी सेना को इस फॉर्मेशन में खड़ा कर दे, ऐसी फॉर्मेशन में, कुछ जो ये फॉर्मेशन यहाँ पे बना रखी है, अगर इस फॉर्मेशन में खड़ा कर दे ये तो फिर क्या होगा। अब इस फॉर्मेशन में खड़ा करने का मतलब था कि यहाँ से तो हमला हो जाएगा, पीछे से हमला हो जाएगा तो भी मारे जाएंगे। अगर वो अपनी सेना को इस तरीके से कर दे, बांट दे दो टुकड़ियों में, तो फिर क्रेटस यहाँ भी हमला कर सकता था और यहाँ भी कर सकता था, और साथ के साथ में ही जो अलेक्जेंडर था वो यहाँ से कर देता और इस साइड से भी कर सकता था। तो ऐसे में जो पोरस था वो बीच में फंसा हुआ था। आगे फिर अगर वो अपनी सेना को थोड़ा सा पीछे कर ले और फिर ऐसे खड़ा कर दे तो सामने से दोनों सेनाएं हमला कर देती, क्रेटस की भी और अलेक्जेंडर की भी। और अगर वो अपनी सेना को लेके इस साइड चला जाता थोड़ा सा तो भी सिकंदर की जो घोड़े वाली सेना थी वो सामने से हमला कर देती और पीछे से क्रेटस कर देता तो भी नुकसान था। तो ऐसे में फिर जो अलेक्जेंडर यानी कि जो पोरस था उसने अपनी सेना की जो फॉर्मेशन थी वो कुछ इस तरीके से बनाई कि उसने क्या किया, सबसे पहले अपने हाथी खड़े कर दिए, सबसे आगे अपने एलिफेंट्स खड़े कर दिए, उसके पीछे उसने अपने पैदल सैनिकों को खड़ा कर दिया और उसके साइड में उसने अपने रथ लगा दिए और फिर घुड़सवार सेना लगा दी बीच में। अब क्या हुआ कि जो घुड़सवार सेना यहाँ पे हो गई, अब यहाँ पे रथ हो गए इसके सारे, पीछे जो हैं सारे के सारे ये पैदल सैनिक हो गए और सामने क्या थे, हाथी। अब यहाँ पे से जो मेन बैटल ग्राउंड था वो यहाँ था, सामने आमने सामने खड़े हैं, और पीछे यहाँ पे था वो क्रेटस। तो अब क्या हुआ, अलेक्जेंडर यानी उसने अपनी सैनिकों को इस हिसाब से ट्रेन किया था कि जो हाथी होते हैं अगर उनके सूंड पे या उनकी आंख पे मारा जाए तो वो पागल हो जाएंगे। तो जो इसके सैनिकों ने हमला किया हाथियों के ऊपर तो उन्होंने वही काम किया, अब हाथी जो है पागल हो गए। अब जब ये हाथी पागल हो गए तो इन्होंने उल्टा पोरस की सेना को ही रौंदना शुरू कर दिया, वापस मुड़ गया वो। अब इस सेना को ही पूरा का पूरा इन्होंने तहस नहस कर दिया। तो अपनी जो स्ट्रेटजी थी पोरस की कि हाथी को आगे खड़े करने की, वो क्या हो गई, फेल हो गई। और दूसरी चीज़, जो यहाँ पे उन्होंने अपने रथ लगा रखे थे, रथ, तो वो भारी बारिश की वजह से क्या हुए, वहीं ज़मीन में धंस गए, वो हिल ही नहीं सके अपने, यानी कि वो क्या हो गए, बेकार हो गए। अब वो बेकार हो गए। अब बचे कौन, पैदल लोग, ये जो पैदल लोग थे। अब जब यहाँ पे हाथियों ने पूरा का पूरा अपना तूफान मचा रखा था, इतने में ही जो ये कोइनस था यहाँ से इसने पीछे से और हमला कर दिया। अब पैदल सैनिकों के लिए और मुश्किल हो गई और इस पर्टिकुलर पार्ट में कर दिया। और साथ में क्या हुआ कि जो क्रेटस वहाँ उस पार नदी के बैठा हुआ था वो भी आ गया और उसने भी हमला कर दिया इस पर। अब ये लोग बीच में बिल्कुल सैंडविच की तरह फंस गए। अब जो अच्छा देखिए, जो इनके जो पैदल सैनिक थे वो क्या करते थे, तीर और धनुष का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो इनकी धनुष थी वो बहुत विशाल हुआ करती थी जिसको ज़मीन पर रख के चलाना पड़ता था। अब भारी बारिश की वजह से इस ग्राउंड में क्या होता कि उनकी जो धनुष थी वो काम ही नहीं करती, वो तुरंत स्लिप कर जाती। इस वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ कि लाइक वो उनके जो सैनिक थे वो अपने इस तीर और धनुष का इस्तेमाल ही नहीं कर सके। तो इस वजह से ये पूरे फेल हो गए अपनी स्ट्रेटजी में। अब क्या हुआ कि सारे सैनिक मारे गए और जो पोरस थे, पोरस को जिंदा अलेक्जेंडर ने पकड़ लिया। जब पोरस को जिंदा अलेक्जेंडर ने पकड़ लिया तो आगे आपको एक बहुत ही फेमस यानी कहानी एक बहुत ही फेमस है जिसको आप लोगों ने सुनी होगी कि पोरस से पूछा अलेक्जेंडर ने कि भाई तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो उसमें पोरस ने कहा कि वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो
इस बात पर खुश होकर उसने उनको पूरा पूरा राज्य लौटा दिया। ऐसा यूनानी इतिहासकारों का मानना है। क्यों? क्योंकि वो अपने राजा की बड़ाई जरूर करेंगे, हमेशा करेंगे। तो ऐसा उनका मानना है। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए, जो नीति है उसके हिसाब से अगर कहा जाए, तो जो कोई अगर इतनी मेहनत करके एक युद्ध को जीतता है तो अपनी जो की हुई मेहनत है वो ऐसे नहीं दे देगा किसी को। तो ऐसा माना जाता है, जो भारतीय इतिहासकार उनका कहना है कि हो सकता है जो ये युद्ध रहा हो वो बराबरी पे ख़त्म हुआ हो और फिर ये लोग आपस में संधि करके चले गए हों कि हाँ ठीक है, आप जो है अपना राजपाट करिए और हमें पीछे से हमारे ऊपर हमला मत करिएगा। अब देखिए ये पूरा बैटल का फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे है। तो ऐसा कुछ रहा होगा। हालांकि पोरस एक बहुत ही अच्छे नेतृत्व करता थे, ऐसा हमारे इतिहास में माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इतिहास कहता है उसमें यही बताया जाता है कि जो अलेक्जेंडर था वो विजेता था। लेकिन जो अगर तार्किक सच्चाई देखी जाए तो वो कहीं अलग है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक क्लियर मैप दिखाया जा रहा है। इसमें ये है कि यहाँ पे देखिए ये क्रेटरस था और यहाँ पे पोरस की आर्मी थी, खड़ी कर रखी थी उसने इधर फेस करके। बाद में जब युद्ध हुआ तो पोरस की आर्मी ऐसे कुछ आगे बढ़ी और उसने अपने हाथी पहले लगा दिए, फिर वहाँ पे पीछे उन्होंने लगा दिए अपने पैदल सैनिक, और फिर साथ में यहाँ पे लगा दिए रथ और यहाँ पे घुड़सवार। ऐसे करके उन्होंने कर दिया। लेकिन अब सामने इधर से क्रेटरस ने हमला कर दिया और इधर से जो है कि कोइनस ने हमला किया और फिर सामने से अलेक्जेंडर ने कर दिया अपना हमला, और ये बीच में सैंडविच की तरह ख़त्म हो गया बिल्कुल एक तरफ से। और ऊपर से मौसम की मार से रथ बेकार हुए और जो है कि जो इनके धनुष थी वो भी काम नहीं कर पाई। तो इनको हारना निश्चित ही था एक तरीके से। और वहीं पे जो अलेक्जेंडर था उसके पास 2 अच्छे हथियार भी थे जिसके बारे में इन लोगों ने सुना ही नहीं था या देखा ही नहीं था। एक तो था बैलिस्टा और एक था कैटापुल्ट। बैलिस्टा और कैटापुल्ट जैसे आज के ज़माने में छोटी छोटी तोपें हैं जो गोले को हम इस साइड से उस साइड कर फेंक देते हैं। आपने बाहुबली पिक्चर में देखा भी होगा, वो बड़ा सा पत्थर उड़ता हुआ जाता है, ऐसे सेम। तो ऐसे ही बैलिस्टा और कैटापुल्ट भी थे, वो इन लोगों को पता ही नहीं था, वो पोरस के बाद को आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये रही टोटल समरी। और इसमें एक बहुत ही जो निष्कर्ष देने वाली या रिजल्ट देने वाली चीज़ थी वो यही थी कि इस युद्ध में हर चीज़ का इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो युद्ध की नीतियाँ होती हैं सारी, उन सब का इस्तेमाल किया गया और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये वाली जो युद्ध हुई थी ये तभी हुआ था। यानी जो बैटल ऑफ हाइडेस्पस थी वो एक युद्ध नीति के अकॉर्डिंग हुई थी और जिसमें फिर यूनानी इतिहासकारों के हिसाब से वो जो अलेक्जेंडर था वो विजयी रहा था। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।